हेलो दोस्तों, विवेक मैथ्स क्लासेस में मैं विवेक गुदारा आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम रेशो पढ़ रहे थे, रेशो में मैंने आपको लगभग सारे कंसेप्ट के क्वेश्चंस करवा चुका हूं, उनका बेसिक समझा चुका हूं और एक तरीका बता चुका हूं कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है। तो अब हम सिर्फ ओनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा, ये सारे के सारे मैं आपको सीधी अप्रोच बताऊंगा कि किस अप्रोच से सीधा कर सकते हैं क्वेश्चंस। जो ये क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या तो किसी एग्ज़ाम में ये आ चुके हैं या फिर इनके आने की पूरी संभावना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यह कह रहा है कि a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी बराबर 1:2:3 हो तो a प्लस डी अपॉन सी की वैल्यू बताइए। हमको ये दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये 3 का अनुपात दे रखा है। 3 में हमें अनुपात दे रखा है 1:2:3, यानी इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 3 है। तो हमें एक चीज़ से साफ दिखाई दे रही है कि यदि मैं 1 + 2 करूँ तो ये बराबर आ जाता है 3 के, यानी पहली 2 का अगर मैं योग करूँगा तो वो तीसरे के बराबर आ जाएगा। तो इस अप्रोच के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ a माइनस बी प्लस b माइनस सी और बराबर c माइनस डी। ये मैं लिख चुका हूँ। तो b से ये b कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया a माइनस सी बराबर c माइनस डी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। देखिए, हमसे क्या पूछा गया है, a प्लस डी पूछा गया है। तो ये a है और ये d है। d को मैं इधर लेके आता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस डी, और c को उधर लेके जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2c। हमें पता लग गया कि a प्लस डी का मान क्या है, 2c। a प्लस डी का मान क्या है, 2c। तो ये वैल्यू अगर मैं इधर रखूँगा तो 2c में क्या आ जाएगा, बटे में c से c कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 2। यही हमारा उत्तर है। तो इस टाइप के कंसेप्ट के सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये एक बेसिक सवाल मैंने आपको समझाने के लिए करवाया, इजी सवाल। इसके बाद इसी कंसेप्ट के साथ एक दूसरा सवाल देखते हैं जो कि थोड़ा सा कठिन होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह कह रहा है कि x माइनस 2y प्लस 8z का अनुपात y माइनस 3z प्लस 4w का अनुपात 4x प्लस 5z माइनस 7w है 3:4:7 के। तो ये हमसे पूछा है 6x प्लस 2y माइनस 17w/w का मान बताइए। तो इससे हम साफ साफ पता लगा पा रहे हैं कि ये 3 4 बराबर किसके है, 7 के। तो पहली 2 को मैं जोड़ दूंगा और बराबर रखूँगा तीसरे के। तो ये मैं जोड़ता हूँ x माइनस 2y प्लस 8z प्लस y माइनस 3z प्लस 4w बराबर 4x प्लस 5z माइनस 7w। ये कर दिया। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। सोल्व करूँगा तो यहाँ पे मैं नॉर्मल सोल्व कर लेता हूँ। x, ये 2y है, ये y है, तो कितना रह जाएगा हमारे पास y। ये 8z माइनस 3z है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5z, और ये 4w का 4w बराबर 4x प्लस 5z माइनस 7w। ठीक है, अब देखिए, ये 4x है, ये 4x है, इसको इधर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। ये माइनस का y है तो ये सीधा माइनस का क्या आ जाएगा, y। ये 5z है, ये 5z है, 5z से 5z कैंसिल हो जाएगा। 4w को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 11w। ठीक है, ये 3x माइनस y माइनस 11w, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस y बराबर 11w, क्योंकि माइनस का दोनों तरफ क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो ये आ जाएगा। अब देखिए, हमें 3x प्लस y का मान 11w मिल गया। हमको क्या दे रखा है, 6x प्लस 2y। हमें 6x प्लस 2y और ये, तो ये देखिए w, सबको w में चेंज करने के लिए, क्योंकि ये w पता है x y की टर्म में है, तो 6x प्लस 2y है, ये 3x प्लस y है। इसको अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो ये मेरे पास 6x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 22w। ठीक है, तो क्या मैं 6x प्लस 2y की जगह 22w लिख सकता हूँ। इसके अंदर मैं 6x प्लस 2y की जगह क्या लिखता हूँ, 22w लिखता हूँ। माइनस कितना आ जाएगा, 17w, और बटे में कितना आ जाएगा, w। तो 22w माइनस 17w कितना आ गया, 5w, बटे में कितना आ गया, w से w कैंसिल हो गया। हमारे पास उत्तर कितना आ गया, 5, और यही हमारा उत्तर है। तो कभी भी ऐसे अलजेब्रा के टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन कई बार रेशो के अंदर ही पूछ लिया जाता है। तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले, अगर हमें दिख रहा है कि रेशो का जोड़ है जो तीसरे के बराबर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाई हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करोगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा है कि हमें P प्लस क्यू प्लस आर बटे 2 बराबर क्यू के है, फिर Q माइनस पी का अनुपात Q माइनस क्यू का अनुपात और Q माइनस आर का अनुपात 8:9:10 हो, तो पी क्यू आर का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ P प्लस क्यू प्लस आर, ये 2 को उधर चला जाऊँगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2Q के बराबर आ जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन। अब देखिए, ये देखिए क्या है, P प्लस क्यू प्लस आर तीनों का जोड़ है हमारे पास। इधर देखिए ये P है, ये Q है, ये R है अलग अलग। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये P Q R यहाँ पे है, P Q R यहाँ पे है, इन दोनों का यहाँ पे जोड़ है तीनों का। तो ये भी माइनस माइनस में है, तो क्यों ना मैं इनको भी जोड़ दूँ, इन तीनों अनुपात को भी जोड़ दूँ। तो जब मैं इन तीनों अनुपात को जोड़ूँगा, यानी Q माइनस पी प्लस Q माइनस क्यू प्लस Q माइनस आर बराबर, इनका 8 है तो इनका अनुपात भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अनुपात भी क्या हो जाएंगे अपने पास, इनके अनुपात भी आपस में जुड़ जाएंगे। अनुपात जुड़ गए तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। 1 2 3, 3Q है तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास, 3Q माइनस P माइनस Q और माइनस R बराबर कितना हो गया, ये हो गया 8 और 9 17 और ये हो गया हमारे पास 27। या फिर इसको ऐसे पड़े रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर ये कितना है मेरे पास, 27। ठीक है, या फिर इसको जैसा कि मान लो 27 ना लिख के क्या लिखते हैं, इसको वैसे पड़ा रहने देते हैं, यानी 8 प्लस 9 प्लस 10 ही पड़ा रहने देते हैं, क्योंकि लास्ट में एक चीज़ आपको मैं समझाऊंगा। तो ये P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर 2Q के बराबर है, तो इसकी जगह अगर मैं 2Q लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 3Q माइनस 2Q बराबर 8 प्लस 9 प्लस 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, Q बराबर कितना आ गया, 8 प्लस 9 प्लस 10। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब मुझे दे रखा है कि Q माइनस पी का 8 के वैल्यू है, यानी Q माइनस पी क्या है, क्योंकि लास्ट में अनुपात ही पूछा है। मैंने आपको बताया था कि कभी कोई रियल वैल्यू दे तो उससे रियल वैल्यू निकलेगी, अगर लास्ट में अनुपात ही पूछे तो हम अनुपात से ही सोल्व कर देंगे, क्योंकि अनुपात से सोल्व करेंगे तो अनुपात आ जाएगा। अनुपात में कोई कुछ भी चीज़ का भाग गुणा करने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए क्या करेंगे, हम अनुपात से वैल्यू ले लेंगे। यानी Q माइनस पी बराबर कितना दे रखा है हमें दे रखा है 8 के बराबर। ठीक है, हमें 8 के बराबर दे रखा है। Q बराबर क्या लिख सकता हूँ इसे मैं, P प्लस 8, Q बराबर P प्लस 8 लिख सकता हूँ। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू मेरे पास है 8 ये, और ये कितना हो गया, P प्लस 8। तो एक बात आप नोट कीजिए कि ये क्या है, 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 19। ठीक है, P की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 19। तो ये देखिए क्या इससे पता चल रहा है कि ये क्या, तीनों का जोड़, तीनों का जोड़। अगर तीनों का जोड़ में हमें P का मान निकालना है तो हमने क्या किया, 8 कैंसिल हो गया, इन दोनों का जोड़ आ गया। P के मान में 8 कैंसिल हो गया, इन दोनों का जोड़ आ गया। P का मान हमने निकाला, 8 से 8 कैंसिल हो गया, इन दोनों का जोड़ आया। सेम टू सेम ऐसा क्या करेंगे, ऐसा हम करेंगे Q में। Q में क्या करेंगे, Q में क्या करेंगे, ये 9 को हटा देंगे और इन दोनों का जोड़ ले लेंगे, 8 और 10 का जोड़ ले लेंगे, तो ये कितना मेरे पास आ जाएगा, 18। और ऐसे ही क्या करेंगे R में, ये छोटे P और Q हैं, स्मॉल P है ये और ये स्मॉल Q है। और स्मॉल R में क्या करूँगा, स्मॉल R में 10 को हटा दूंगा और इन दोनों का गोल कट दूंगा, तो ये कितना मेरे पास आ जाएगा, 17। तो P अनुपात Q अनुपात R कितना आ जाएगा, 19 अनुपात 18 अनुपात 17। ये कंडीशन है एक। ये कंडीशन हमें क्या कहती है, यदि कंडीशन P Q R बटे 2 बराबर Q हो, ठीक है, यदि P प्लस क्यू प्लस R बटे 2 बराबर Q हो और Q माइनस P Q माइनस Q और इनका अनुपात दे दिया जाए और P Q R का अनुपात पूछे तो हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे कि P की वैल्यू हमें क्या निकालेंगे, तो ये 8 घटा देंगे और 9 10 का जोड़ कर लेंगे। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, यानी ये जो पहली वाली कंडीशन है और ये दूसरी वाली कंडीशन है, ये दो अगर कंडीशन हमें दे दी गई होगी तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन आपको मैं इसी तरीके से यही वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
यह कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी का अनुपात 11:9:5 है, जहाँ s क्या है, अर्ध परिमाप है, वह भुजाएं ए बी सी हैं। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक त्रिभुज हो गया ए बी और सी, ये बिंदु हैं, ये कैपिटल ए बी सी हमेशा बिंदु होते हैं। उसके बाद भुजाएं, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी, छोटी सी। ये हो गया हमारे पास त्रिभुज दे रखा है। अब हमें बता रखा है कि एस क्या है हमारे पास, अर्ध परिमाप। एस क्या हमारे पास, अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है भुजाओं का योग। त्रिभुज के अंदर हमें पता है 3 भुजाएं होती है, तो 3 भुजाओं का योग उसका परिमाप होगा। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो चतुर्भुज में 4 भुजाओं का योग उसका परिमाप होगा। कोई भी आकृति हो, उनके सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो वो उसका परिमाप कहलाता है। तो ये क्या होगा, ये परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। लेकिन हमें क्या है कि x क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा, कि ये क्या आ जाएगा इसके बटे में 2, यानी इसका आधा। अर्ध परिमाप हमारे पास s है और हमें क्या दे रखा है, s माइनस ए अनुपात s माइनस बी अनुपात s माइनस सी बराबर 11:9:5। ये चीज़ हमें दे रखी है। तो देखिए इससे क्या होता है, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही हमारे पास 2 कंडीशन आ गई। हमें बता दिया कि s है जो वो इन तीनों का योग का आधा है, और s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी क्या हो गया हमारे पास 11:9:5। तो भुजाओं का अनुपात पूछा है, मैंने आपको समझा दिया है कि a क्या होगा, इसको हटा दीजिए 11 को, 9 + 5 का योग कितना आ जाएगा 14। हमारे पास ऐसे ही b कितना है, इस 9 को हटा दीजिए, 11 + 5 का योग कितना आ जाएगा 16। और c है तो ये c को हटा दीजिए, 11 और 9 का अनुपात कितना आ जाएगा 20। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा 14:16:20। जब इसको मैं 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 10। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर हमें ये 2 दे चीज़ें, एक तो इन चीज़ों का योग आधा होना चाहिए और आधे से फिर सबको माइनस करेंगे तो अनुपात दे दिए जाएंगे। तो उसके बाद हमसे इनका अनुपात पूछा जाएगा तो हम ऐसे डायरेक्ट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट अप्रोच लगा के सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है कि एक ऑफिस में असिस्टेंट व ऑफिसर हैं, यानी एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑफिसर और हमारे पास क्या है, असिस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। फिर कहता है कि 15 असिस्टेंट चले जाते हैं, यानी 15 असिस्टेंट चले जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। 15 असिस्टेंट चले गए तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए, यानी हर एक असिस्टेंट पे ऑफिसर कितने हैं, 2। इस लाइन का ये मतलब है कि ऑफिसर और असिस्टेंट का अनुपात कितना है, 2:1, यानी हर एक असिस्टेंट पे 2 ऑफिसर हैं, इसका ये मतलब है। उसके बाद ये कह रहा है कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं, 45 ऑफिसर चले जाते हैं, 45 ऑफिसर चले जाते हैं। तो अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं, यानी अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए जब 45 ऑफिसर चले जाते हैं तो 5 असिस्टेंट हैं। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। 45 ऑफिसर चले जाते हैं, यानी असिस्टेंट कितने गए हैं, 0। तो असिस्टेंट को क्या लिख देंगे, 0, और 45 क्या हो जाएगा, ये असिस्टेंट चले जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 × 5 = 10, 1 × 1 1, तो 10 - 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 9। और ये कितना आ जाएगा, ये 0 से गुणा हो जाएगा तो 0, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 × 45, यानी 9 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 × 45। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं डायरेक्ट अप्रोच से क्वेश्चन बताऊँगा। तो ये क्या हुआ, 10 - 1 9, ऊपर वालों का गुणा का योग मतलब -2 और नीचे वालों का भी माइनस, यानी 5 × 15 = 45। तो 9 की वैल्यू जब 5 × 45 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25। 1 की वैल्यू 25 आ गई। पूछा क्या है कि शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, तो जब 15 असिस्टेंट चले गए तो कितने असिस्टेंट हमारे पास बचे हैं, 25, यानी 1 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25, यानी 15 असिस्टेंट चले गए थे, तब उसके बाद कितने बचे थे हमारे पास, 25, यानी
शुरुआत में 15 असिस्टेंट जब नहीं गए थे तो 25 + 15 कितने हो जाएंगे हमारे पास 40, यानी सबसे शुरुआत के अंदर कितने असिस्टेंट थे हमारे पास 40 असिस्टेंट थे। ठीक है, या फिर देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले कितना अनुपात था 2:1, फिर कितना अनुपात था 1:5, इसके अंदर 45 ऑफिसर गए हैं, ये ऑफिसर ये असिस्टेंट, ऑफिसर गए हैं 45, असिस्टेंट तो नहीं गए, तो असिस्टेंट की वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए। तो इसको भी मैं अगर 5 से गुणा करता हूँ, इसको भी 5 से गुणा करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 10, यानी मेरा नया अनुपात क्या बनेगा 10:5 और 1:5। ये देखिए 10 में से 1 गया यानी 9 बच गए। 9 की वैल्यू क्या है 45 ऑफिसर चले गए, ये ऑफिसर थे 45 ऑफिसर चले गए, यानी 9 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो पहले असिस्टेंट कितने थे यहाँ देखो 5, तो ये हो जाएंगे पहले कितने थे 25, और इससे पहले कितने 15 असिस्टेंट छोड़ के चले गए थे, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 + 15 40। उत्तर हमारे पास एक ही आना है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका है और ये रेशो इक्वल करने का तरीका है, तो इसे अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह कह रहा है कि 430 रुपये को 45 पुरुष महिलाओं बच्चों को बांटा गया। सभी पुरुष महिलाओं बच्चों को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 12:15:16 है। वह एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे की राशि का अनुपात 6:5:4 है। तो प्रत्येक पुरुष और महिला व बच्चों को मिलने वाली राशि बताइए। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पुरुष महिला व बच्चे, ठीक है। और क्या दे रखा है, हमें पहले अनुपात लिखते हैं, कुल राशि का अनुपात, यानी पुरुष को 12 मिल रहे हैं, महिला को 15 और इसको क्या मिल रहे हैं 16। ये कुल राशि का हमारे पास क्या क्या अनुपात आ गया। एक और अनुपात दे रखा है कि प्रत्येक यानी एक को हर एक को मिलने वाली, यानी हर पुरुष को मिल रहे हैं 6, हर महिला को मिल रही है 5 और हर बच्चे को मिल रहे हैं 4। तो ये देखिए हमें क्या दे रखा है कि यदि सभी पुरुष को 12 रुपये मिलते हैं और एक पुरुष को 6 रुपये मिलते हैं, तो 12 में 6 का भाग दूंगा तो ये मेरे पास 2 पुरुष नहीं आ जाएंगे। यदि मैंने राशि बांटी 12 रुपये और मैं कह रहा हूँ कि मैंने प्रत्येक को 6 रुपये दिए हैं और मैंने टोटल 12 रुपये दिए हैं, तो फिर मेरे को पता है कि वो जने कितने हैं 2, 6 और 6 होके 12 बनेंगे। तभी तो है कि 6 में 12 में 6 का भाग दूंगा तो 2 के आ जाएंगे हमारे पास पुरुष। ऐसे ही 15 टोटल राशि मिल रही है, एक को मिल रही है 5, तो ये 3 के आ जाएंगे हमारे पास महिलाएं। और ये क्या है 16 बच्चे हैं, 16 बच्चों मतलब बच्चों को मिल रही है टोटल 16 और प्रत्येक को मिल रहे हैं 4, तो हमारे पास बच्चे कितने आ गए 4। ये हमारे पास क्या दे रखा है, 2 हमें दे रखी है रियल वैल्यू। एक रियल वैल्यू देखिए 430 रुपये, यानी टोटल रुपये हैं ये कितने हैं 430। और क्या दे रखे हैं 45 पुरुषों महिलाओं बच्चों की संख्या, यानी ये कितने टोटल दे रखे हैं हमें 45। तो देखिए कि 430 यानी इनका टोटल 430 था कि 430 रुपये बांटे थे, ये भी प्रत्येक कुल राशि मिल रही थी। तो ये कितना इसका योग करेंगे तो 16 × 28 और 15 × 43, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। एक की वैल्यू 10 आ गई तो सभी पुरुषों को कितने मिल रहे हैं 12, सभी महिलाओं को 150 और सभी बच्चों को 160। ऐसे ही देखिए ये 45 है और ये हमें पता है कि 4 3 7 2 9, यानी ये टोटल 9 है, ये 45 है। एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो हमें पता लग गया कि कितने पुरुष हैं 10 पुरुष हैं और 15 कितनी हैं महिलाएं हैं और 5 जो का 20 कितने हैं बच्चे हैं। जो टोटल राशि हमें मिल रही है 120 पुरुषों को, पुरुष कितने हैं 10, तो प्रत्येक को कितनी राशि मिल जाएगी 12। ऐसी प्रत्येक को कितनी राशि मिल जाएगी 10 और ऐसे ही प्रत्येक को कितनी राशि मिल जाएगी 8। यही हमारा उत्तर है कि प्रत्येक को इतनी रुपीज़ क्या मिल रही है राशि मिल रही है, पुरुष को 12, महिलाओं को 10 और बच्चों को 8। अब एक बात आप और समझिएगा कि मेरे पास टोटल रुपए दे रखे थे, मैंने टोटल क्या किया, टोटल जो अनुपात कुल राशि का था उसको जोड़ के निकाल लिया। एक की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। ऐसे ही देखिए ये हमें दे रखा है कि प्रत्येक को 6 रुपये मिल रहे हैं, इसको 5 रुपये मिल रहे हैं, इसको 4 रुपये मिल रहे हैं। मैंने यहाँ से पुरुषों की उनका अनुपात निकाला, ये अनुपात निकल के आ गया 45 और एक की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पे देखो एक की वैल्यू 10 आ रही है, यहाँ पे एक की वैल्यू 5 आ रही है, यानी प्रत्येक को कितने मिल रहे हैं दुगने मिल रहे हैं
प्रत्येक को कितने मिल रहे हैं, दुगने मिल रहे हैं। तो प्रत्येक को दुगने मिल रहे हैं तो यही है प्रत्येक को मिलने वाली राशि। प्रत्येक को मिलने वाली राशि ये है, तो 6 का मैं दुगुना करूँगा तो ये आ जाएगा 12। महिला को प्रत्येक को 5 मिल रहे थे, इसकी दुगनी है जो राशि दे रहे हैं हम, तो ये आ जाएगी हमारे पास 10। और ये 4 है, 4 का दुगुना करूँगा तो ये आ गई 8। तो प्रत्येक महिला, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक बच्चे को 10 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये और 8 रुपये मिल सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इनका अनुपात का, दोनों का कंपेयर करके आपस में, कि ये क्या है 10 रुपये, एक का भाग 10 रुपये और यहाँ पे 1 का भाग 5 रुपये, तो ये इससे दुगुना है, तो जितने इनको रुपये मिल रहे हैं उनको दुगुना कर दो तो ये क्या आ जाएगा इनका प्रत्येक की राशि का 10, 12 रुपये, 10 रुपये और 8 रुपये। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यह कह रहा है कि किसी वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल की 3 गुना है। कच्चे माल की कीमत 5:12 में बढ़ जाती है, विनिर्माण लागत 4:5 में बढ़ जाती है। तो प्रारंभिक कीमत अगर 60 रुपये थी तो अंतिम कीमत ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या है, कच्चे माल। आप एक कंसेप्ट समझिए, कच्चा माल हमारे पास आता है, हम उसमें क्या करते हैं, कुछ मॉडिफाई करते हैं यानी विनिर्माण करते हैं, तो उसका हमारे पास कुछ खर्चा लगता है। हमारे पास कच्चा माल आएगा, उसका कुछ खर्चा लगेगा, प्लस में कोई विनिर्माण करेंगे उसका कोई खर्चा लगेगा। इन दोनों का खर्चा मिला के तो उसकी क्या होती है हमारे पास लागत मूल्य, कि इनका खर्चा हमारे पास मिला के तो हमारी लागत मूल्य होती है। फिर हम उनसे कुछ प्रॉफिट कमा के उसको हम बेचते हैं। तो कच्चे माल पे हमेशा कुछ ना कुछ कार्य होता है, कुछ ना कुछ निर्माण होता है, उसके बाद ही वो पूरी मटेरियल बनता है जो हमारे उपभोक्ता के हमारे पास जो आता है, और उसकी कोई ना कोई उसकी लागत वैल्यू होती है। तो ये कह रहा है कि कच्चे माल की जो मूल कीमत है या लागत मूल्य या मूल कीमत ले लो, तो ये कच्चे माल के 3 गुना है। यानी कच्चा माल अगर 1 है तो ये जो है ये हो जाएगी 3, ये 1 रुपये, ये 3 रुपये। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि विनिर्माण लागत कितनी है, 2 रुपये। यदि कच्चा माल और लागत मूल्य का 1:3 है, यानी ये 3 गुना है, तो विनिर्माण लागत कितनी होगी, विनिर्माण होगी 60 रुपये। हमें दे रखा है कि प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 60। अगर इसकी 60 है तो 1 की वैल्यू 20 आ गई, तो ये क्या है 40 और ये क्या है हमारे पास 20। इतनी बात समझ में आ गई। ये 20 थी, ये 40 थी, तभी तो ये 60 रुपये की इसकी प्रारंभिक कीमत हुई। अब ये कह रहा है कि कच्चे माल की कीमत में 5:12 में बढ़ोतरी हो जाती है। यानी ये क्या थी, पहले 5 थी, तो अब ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कच्चे माल की कीमत पहले 5 थी, यानी 5 की वैल्यू कितनी है 20, 4 से गुना, तो इसका भी मैं किससे करूँगा 4 से गुना। तो अब ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 48। ठीक है, ऐसे ही देखिए विनिर्माण लागत 4:5 में बढ़ जाती है, यानी ये 4, ये 5, 4 की वैल्यू कितनी है 40, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 50, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, ऐसे 50। तो अब ये कितना हो गया, अब ये हमारे पास ये 48, ये 50, तो ये कितनी होगी हमारे पास 98। पहले कितनी थी 60 और अब कितनी होगी 98। तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक कीमत 60 थी, तो अंतिम कीमत क्या थी, अंतिम कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी 98 रुपये। यही हमारा उत्तर है। तो ये कच्चे माल और विनिर्माण का ये कंसेप्ट था जो हमको समझाना चाहता था। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर कंसेप्ट पकड़ में ना आए तो क्वेश्चन बहुत लेंथी या फिर होता ही नहीं है। तो देखिए इस हिसाब से हम इसका आपके क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हमें कच्चे माल का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है कि किसी नीले रंग व पीले रंग के चित्र में नीले रंग व पीले रंग का अनुपात 4:3 है। यदि ऊपरी हिस्से में अनुपात 2:3 हो तो निचले हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास ये चित्र है, इस चित्र में टोटल अनुपात हमें दे रखा है नीले और पीले रंग का 4:3। यहाँ पे कहीं कहीं नीला रंग किया हुआ होगा, कहीं कहीं पीला रंग किया हुआ होगा। ये कह रहे हैं इसको अगर मैं चित्र को 2 हिस्से में बांटता हूँ तो ऊपर वाले चित्र में अनुपात है 2:3 का, तो नीचे वाले हिस्से में इनका अनुपात ज्ञात कीजिए कि कितने अनुपात में ये कलर होगा। ऐसे क्वेश्चन आया भी था एसएससी के अंदर, जब वो उत्तरी गोलार्ध का और दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात पूछा था, वो इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका बेसिक कंसेप्ट आज एक्स मान के तो कर ही सकते हैं। मैं आपको इतना मैं समझा चुका हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप एक्स मान के तो खुद भी कर सकते हो। मैं आपको इसका अच्छा डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। देखिए कि ये क्या है चित्र, इन दोनों का योग ये पूरे के जो पूरा ये चित्र है, चित्र में पूरा जो नीले
और पीले रंग का अनुपात है वो 4:3 है। तो इनका योग मैं करूँगा, इनका योग मेरे पास कितना आ जाएगा 7, इनका योग करूँगा 2:3 का, इतना योग कितना आ जाएगा 5। तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग चीज़ें हैं ये, तो ये 7 है, ये 5 है। मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम ले लेता हूँ। मेरे पास कितना आ जाएगा एलसीएम 35। क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए मैं प्रत्येक हिस्से में मान लेता हूँ कि यहाँ पे भी टोटल कितना है 35 और यहाँ पे भी टोटल कितना है 35। तो 35 ऊपर वाले में या 35 नीचे वाले में, तो टोटल कितना आ जाएगा 70। तो अब ये जो 70 है, ये 70 4:3 में है, क्योंकि टोटल में क्या है 4:3। तो ये मेरे पास 40 क्या आ जाएगा नीला और 30 क्या आ जाएगा मेरे पास पीला। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया 70। अब ये 35 ऊपर वाले में, 35 किस अनुपात में है, 35 है 2:3 में, 35 2:3 में है। तो 2:3 में 35 है, 2:3 यानी टोटल 5, एक की वैल्यू 7 आ गई। तो 14 तो क्या है नीला, 14 नीला है और 21 क्या है पीला। ठीक है, 14 नीला हो गया, 21 पीला हो गया, क्योंकि टोटल 35 मान लिया, उसको 2:3 में बांटूंगा तो ये आ जाएगा। अब हमें पता है 40 था हमारे पास नीला, 14 ऊपर वाले भाग में चला गया, तो नीचे वाले भाग में कितना बचा जाएगा, ये 26। और ये क्या है 30 हमारे पास पीला है, 30 हमारे पास पीला है। और ये 21 है जो पीला, ये ऊपर वाले हिस्से में चला गया, तो हमारे पास नीचे वाले हिस्से में पीला कितना बच गया 3। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा नीचे वाले हिस्से में नीले और पीले का अनुपात कितना है 26:9। तो ये अप्रोच इस क्वेश्चन को करने के लिए सही रहती है। इस टाइप के क्वेश्चन और भी बनते हैं, पृथ्वी में पानी और भूमि का हिस्सा ये है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा, ऐसे। लेकिन अप्रोच आप ये रखोगे कि उनका एलसीएम लेके वही ऊपर वाले हिस्से में नीचे वाले हिस्से में मान लोगे और टोटल निकाल लोगे, तो ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह कह रहा है कि एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तब उसकी विद्युत शक्ति घर्षण बल से 3 गुना है। जब विद्युत शक्ति को 2 गुना किया जाता है तो घर्षण बल पहले से 1.5 गुना हो जाता है। तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है विद्युत शक्ति, और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है घर्षण बल। ये दो चीज़ें हैं जो हमें दे रखी हैं, जो कार्यरत है उसको चलाने में। तो यह क्या कह रहा है कि उसकी विद्युत शक्ति घर्षण बल से 3 गुना है, यानी ये 1 है तो विद्युत शक्ति कितनी है 3। जब ऐसा है तो उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब घर्षण बल 1 है, विद्युत शक्ति 3 है, तो उसकी जो चाल है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि हम क्या करते हैं, विद्युत शक्ति को 2 गुना कर दिया। विद्युत शक्ति को 2 गुना करेंगे तो ये 3 से कितनी हो जाएगी 6। तो घर्षण बल पहले से 1.5 गुना हो जाता है। 1.5 गुने का क्या मतलब है, 1.5 गुने का मतलब है 3/2। तो पहले से 3/2 हो जाता है, तो पहले से 3/2 हो जाता है। हम रेशो का फ्रैक्शन पसंद नहीं करते, 2 को मैं इधर ले आऊँगा, ये आ जाएगा 12:3। तो जब इसका अनुपात निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1:4। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले कितना था, घर्षण बल 1 था, विद्युत शक्ति 3 थी। अब कितना है, अब भी घर्षण बल 1 है, विद्युत शक्ति 4 होगी। आप एक चीज़ समझिए, घर्षण बल उसको रोकता, लेकिन घर्षण बल पहले भी 1 था और अभी 1 है, घर्षण बल तो उतना ही है, घर्षण बल में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फ़र्क किस में पड़ा है, फ़र्क पड़ा है विद्युत शक्ति में। पहले ये 3 थी, अभी होगी 4, विद्युत शक्ति में फ़र्क पड़ा है। तो क्या करते हैं कि जब पहले विद्युत शक्ति 3 थी तो स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40/3। 1 की वैल्यू 40/3 आ गई, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/3 को क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 160/3। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 53 सही, 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। एक कंसेप्ट को समझिएगा कि घर्षण बल पहले कितना था 1, विद्युत शक्ति थी 3, तो ये 40 किलोमीटर चल रहा था। हमने इसने कहा कि विद्युत शक्ति को 2 गुना किया, हमने विद्युत शक्ति को 2 गुना कर दिया, घर्षण बल को 1.5 गुना कर दिया। लास्ट में हमने सोल्व करके इसको अनुपात निकाला तो फिर अनुपात क्या आया 4:1 का। घर्षण बल तो पहले भी 1 था और अब भी घर्षण बल कितना है 1 है, तो घर्षण बल में तो मान का चेंज हुआ ही नहीं, तो फिर उसकी शक्ति
जो उसकी गति है वो किस पे डिपेंड हो रही है, उसकी गति जो है वो उसी विद्युत शक्ति पे ही डिपेंड होगी। या दोनों का मान 1 है तो हम विद्युत शक्ति से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यदि घर्षण बल और दोनों का मान 1 नहीं होता तो हम उसको 1 करके और फिर निकालते। जैसा कि हमने ये 1 किया और ये निकाल लिया, और जब हमें पता चला कि जब विद्युत शक्ति 3 थी तो स्पीड कितनी थी 40, तो 1 की वैल्यू निकाल ली। और अब क्या हुआ, जब विद्युत शक्ति 4 है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी की आय का अनुपात 3:4 है, उनका खर्च 4:7 में है। यदि उनकी बचत समान हो, उसके बाद यदि ए 800 रुपये अधिक बचाए, बी व्यय को 400 रुपये बढ़ाता हो, तो उनका बचत 7:4 में हो जाती है। ए व बी की आय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट समझिएगा। क्वेश्चन हम वैसे ही करेंगे, मैंने आपको बताया था कभी भी हमें 2 अनुपात दे दिए हों, या तो इनका अंतर या इनका जोड़ या कुछ भी, और नीचे हमारे पास क्या हो, हमारे पास रियल वैल्यू हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगा देते हैं। तो हमें ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है ए बी 2 है, उनकी दे रखी है आय का अनुपात क्या दे रखा है 3:4, और उनका क्या दे रखा है, फिर उनके खर्च का अनुपात दे रखा है 4:7। जब आय में से खर्च अपने माइनस करते हैं तभी तो हमारे पास बचत आती है। जब इन दोनों का माइनस हो गया तो हमें पता लग गया कि क्या हो गया, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इजीली लगा सकते हैं। लेकिन इसने क्या कह दिया, इसने कह दिया कि यदि उनकी बचत समान हो, बचत समान हो मतलब 1:1। हमें रियल वैल्यू नहीं दे रखी, रियल वैल्यू नहीं दे रखी तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा सकते। रियल वैल्यू देने के बाद ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। लेकिन हमें ये क्या दे दी, हमें बचत दे दी कि उनकी बचत है वो समान आ रही है। ठीक है, उनकी बचत हमें समान दे दी। उसके बाद वो कह रहा है कि ए 800 रुपये अधिक बचाए, ये बचत का अनुपात आ गया। ये कह रहा है कि ए 800 रुपये अधिक बचाए, यानी ए क्या करे 800 रुपये अधिक बचा ले, और बी अपने व्यय को 400 बढ़ा दे। इसका मतलब क्या है कि बी अपने व्यय को 400 बढ़ा दे। बी अपने व्यय को 400 बढ़ा लेगा तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जो व्यय को 400 बढ़ाएगा, वो बचत जो हो रही थी उसमें से ही 400 बढ़ाएगा, यानी वो अपनी बचत को क्या कर देगा 400 कम कर देगा, क्योंकि उसकी जो आय है वो तो उतनी ही है, आय तो बढ़ा ही नहीं रहा, आय तो उतनी ही है। तो जो खर्च अगर वो बढ़ाएगा तो बचत में जो पैसे बचे होंगे उससे ही लेके खर्च बढ़ेगा, ना कि सीधा बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, वो बचत में 400 रुपये कम कर रहा है। तो देखिए ए अपने ए की बचत में कुछ बढ़ोतरी हुई है, बी की बचत में कुछ कमी हुई है, और हमें नया अनुपात दे दिया है कि इनके बढ़ाने के बाद इनका अनुपात नया क्या आ जाता है 7:4। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम रियल वैल्यू ले सकते हैं। यानी पहले इनका अनुपात क्या था 1:1 था। ए अपनी बचत को 800 बढ़ा लेता है, बी अपनी बचत को 400 कम कर लेता है, तो ये रियल वैल्यू आ गई। तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 7:4। अब इनमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो 7×7 - 4×4, ये कितनी वैल्यू आ गई 3 की। 7×7 - 4×4, ये वैल्यू आ गई 3 की। इधर देखो ये कितना है 7×2800, ये कितना है 8×3200। यानी जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो दोनों का ऐड हो जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस टाइप के बहुत सारे सवाल मैंने आपको करवाए हैं, और मैंने बहुत बार बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8×3200 प्लस ये कितना हो जाएगा 2800, दोनों का जोड़ हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6000। 3 की वैल्यू 6000 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2000। तो हम इससे आराम से बता सकते हैं कि 1 की वैल्यू 2000 है, तो इसकी बचत कितनी आ गई हमारे पास, यानी ए बचाता था पहले 2000, और ये भी 1 है तो ये भी कितना बचाता था पहले 2000। ठीक है, हमें इस चीज़ों से ये पता लग गया। तो हम क्या करेंगे, हम नए सिरे से करते हैं। मैंने क्या कहा कि ए और बी इनकी आय का अनुपात कितना है 3:4, खर्च कितना करते हैं 4:7। आय में से खर्च करेंगे तो हमारे पास बचत आ जाएगी कितनी 2000 की, 2000 की बचत आ जाएगी। हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, 7 × 21, 4 × 16, यानी 21 - 16, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 7 - 4, 3 से 2000 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 21 - 16 आ गया हमारे पास 5, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6000।
5 की वैल्यू 6000 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1200। 1 की वैल्यू मेरे पास 1200 आ गई, तो 1200 को जब 3 से गुना करूँगा तो ए की आई मेरे पास कितनी आ जाएगी 3600, और बी की आई कितनी मेरे पास आ जाएगी 1200 को जब 4 से गुना करूँगा तो बी की मेरे पास आई आ जाएगी 4800, यानी 3600 4800। नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर हम एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के उत्तर निकाल लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में 2 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा, तब जाके हमें उत्तर मिलेगा। मैं समझता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमें क्या दे रखा है, आई, ए की आई का अनुपात, बी की आई का अनुपात 3:4 दे रखा था, उनकी खर्च का अनुपात 4:7 दे रखा था, और उनकी बचत का अनुपात 1:1 दे रखा था। यानी हमें बोल रखा था कि बचत समान है, तो मैंने ये 1 ले लिया और ये भी अनुपात कितना ले लिया 1 ले लिया। लेकिन मेरे पास अभी तक कोई रियल वैल्यू नहीं थी, मुझे रियल वैल्यू की तरफ बढ़ना है। इसने कहा कि पहले तो बचत 1:1 थी, यदि ए 800 रुपया और ज़्यादा बचाता है, बी अपने 400 रुपया बचत में कम कर देता है, तो उनकी बचत का अनुपात 7:4 हो जाता है। अब मुझे पता लग गया ये कि यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के इनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, जब इनकी रियल वैल्यू निकल जाएगी तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के इनकी आई निकाल सकता हूँ। ये 2 बार मेरे को तरीके लगाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 7:4 ले लिया, और यहाँ से मेरे पास 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2000। तो मुझे पता लग गया कि ए भी कितनी बचत करता है 2000 की, और बी भी कितनी बचत करता है 2000 की। मैंने क्या किया, अब मुझे यहाँ पे रियल वैल्यू मिल गई, ये 2000 रुपये, ये 2000 रुपये। अब मैंने इनको वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6000, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1200, 1200 को मैंने 3 से गुना किया तो ए की आई आ गई, और 1200 को 4 से गुना किया तो ये बी की आई आ गई। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आगे आएंगे तो वो आपसे ईजिली हो जाएंगे। तो मैं एक और क्लास लूँगा जिसमें मैंने आपको और अच्छे से क्वेश्चन करवाऊँगा। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आज वाले। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये रेशो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और बाकी हम अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।